हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। इंटरनेशनल लेवल फोर्स अंडर ऑपरेशन एटलांटा। ऑपरेशन एटलांटा ये रेगुलर बेसिस पे इंडिया और यूरोप के बीच में ये एक्सरसाइज होती रहती है। ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बेसिकली क्या है कि इंडिया यूरोप के बीच में जो ट्रेड का रास्ता है, शिप्स के थ्रू ही ट्रेड होता है नॉर्मली, तो जो ट्रेड का रास्ता है वो रेड सी से होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए यूरोप तक जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये सोमालिया के आसपास, जब अरेबियन सी में से सोमालिया के आसपास रेड सी की तरफ एंटर करते हैं तो वहाँ पर ना पायरेट्स काफ़ी पाए जाते हैं। तो पायरेट्स क्या करते हैं, वो अटैक वगैरह करते हैं मर्चेंट नेवी के शिप्स के ऊपर। तो वो जो शिप्स है तो वो एक इनसिक्योरिटी भी रहती है, खतरा भी रहता है, शिप पे लूट भी लेते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो ट्रेड का रास्ता हो वहाँ पर ऐसा कोई भी खतरा ना रहे, तभी फ्रीली ट्रेड हो पाएगा यूरोप और यहाँ एशिया की कंट्रीज़ के बीच में। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है इंडिया और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स है, दोनों की कंबाइंड जो है एक एक्सरसाइज है, जिससे कि यहाँ पर जो पायरेट्स हैं, जो शिप्स हैं, जो ट्रेड होता है उनके ऊपर कोई भी खतरा ना बने। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाता है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। ठीक है, ये राइजिंग पायरेसी और इनस्टेबिलिटी की वजह से ये हो रहा है। और ये अभी जो एक्सरसाइज हुई थी मई 2025 में, ये एक्सरसाइज हुई थी रिसेंटली। ठीक है, तो मतलब इंडियन ओशियन और रेड सी, वहाँ पर पूरी एक्सरसाइज ये चली थी। ठीक है, फिर 19 में आते हैं, विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ये इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इस समय यूएस है। सी, यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर सिंस 2021 के बाद से यूएस ही इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2021 से पहले चाइना हुआ करता था इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। हालांकि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ये $132 बिलियन के अराउंड है, बिलियन डॉलर के अराउंड, जबकि चाइना का $127 बिलियन है, तो बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। ठीक है, तो चाइना $127 बिलियन पे सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है और यूएस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाता है सी 20। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस बीइंग लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो बी इसका आंसर है, सहकर टैक्सी। सहकर को ना इंग्लिश में ना कोऑपरेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको हिंदी में सहकर बोल रहे हैं। अब ये सहकर टैक्सी क्या है कि जैसे हमें पता है इंडिया में ओला है, उबेर है, रैपिडो है। अगर हमें कहीं जाना है ओला उबेर रैपिडो से बुक करते हैं, तो कई बार जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो आरोप लगाते हैं कि ओला उबेर उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ऐसे एलिगेशन लगाते हैं। उनका कमीशन भी रहता है। तो वैसे तो कंपनी कमीशन लेगी, जब उन्होंने कंपनी खोली है तो मेन ऑब्जेक्टिव तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी रहता है। तो सरकार ने फिर ये अनाउंस करा है कि क्यों ना हम ऐसा सरकारी ऐप, सहकर टैक्सी ऐप लॉन्च करें जिसमें इंडिया के ड्राइवर्स वगैरह जुड़ें और उसमें कमीशन वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट पैसा, जैसे बहुत कम चार्जेस होंगे, नॉमिनल चार्जेस जो सरकार ऐप के मेंटेनेंस के लिए यूज़ करती है वो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पैसा ड्राइवर्स को ही इसमें मिलेगा। तो एक सहकर टैक्सी ऐप ऐसा कुछ सिस्टम लॉन्च करेंगे जो कि ओला उबेर को काउंटर कर सके। तो ये बी इसका आंसर बन जाता है हमारा। वीडियो को लाइक जरूर कर लें, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन बना रहता है, हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, नेम ऑफ एग्रीमेंट साइन बिटवीन इन 1972 आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। तो 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद 1972 में जो एग्रीमेंट हुआ था वो शिमला एग्रीमेंट हुआ था। शिमला एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इस शिमला एग्रीमेंट में क्या था, एक तीन बातें थी मेनली शिमला एग्रीमेंट में तीन बातें थी। एक तो कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना, एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको खत्म करते हैं। ठीक है, मेंटेन एलओसी, मेंटेन एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल को मेंटेन करना। लाइन ऑफ कंट्रोल एक इमेजिनरी लाइन है, सीज फायर लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मेंटेन एलओसी। और तीसरा क्या था कि जो भी दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है उसका रिजोल्यूशन थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशन किया जाएगा। बायलैटरल नेगोशिएशन, बायलैटरल नेगोशिएशन का मतलब है कि कोई तीसरा कभी भी हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान कई बार यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठाता है कश्मीर का, तो इंडिया भी यूनाइटेड नेशन में जवाब देता है
कि हम अलाउ नहीं करेंगे मतलब यूनाइटेड नेशन एक थर्ड पार्टी हो गया ना, जबकि शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से ये सारा मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान को आपस में मिलकर सुलझाना है। ना यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व हो सकता है, ना चाइना, ना कोई यूएस, कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं होगा। जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा इंडिया पाकिस्तान आमने सामने मिलके बैठ के बात करेंगे। तो ऐसा शिमला एग्रीमेंट में समझौता था, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन 22 में आते हैं, प्राइमरी फोकस ऑफ एक्साइज टाइगर ट्रम्प। ये एक्साइज टाइगर ट्रम्प इंडिया और यूएस के बीच में हुआ, इंडिया और यूएस के बीच में ये एक्साइज भी अप्रैल 2025 में, इंडिया और यूएस के बीच में। ये बेसिकली एक्साइज बे ऑफ बंगाल में की गई, और इस एक्साइज का पर्पस ये था कि जैसे सुनामी आ जाए या कोई भी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर लोगों की मदद कैसे की जाए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, एक दूसरे को हेल्प करना, कोऑर्डिनेट करना, उनके क्या तरीके हैं, हमारे क्या तरीके हैं, हम एक दूसरे से कुछ सीखेंगे, कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए ये एक प्राइमरी फोकस था और एक्साइज टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज का। तो इंडिया और यूएस के बीच में था, अप्रैल 2025 में बे ऑफ बंगाल में हुआ था। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, बे ऑफ बंगाल। हाँ, 23 में आते हैं, विच रिवर्स आर एक्सक्लूसिवली एलोकेटेड टू इंडिया अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुआ था 1960 में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करवाया था, मतलब इंडिया पाकिस्तान में ये समझौता करवाया था। इंडस रिवर को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंडस रिवर, मेन जो इंडस रिवर है, बाकी सब उसकी ट्रिब्यूटरी होंगी। इंडस झेलम चेनाब, एक तो ये हो गया 3 रिवर, इसको इस तरीके से डिवाइड करा। और इंडस झेलम चेनाब के अलावा रावी, ब्यास और सतलज। तो इंडस झेलम चेनाब को बोला गया वेस्टर्न रिवर, और रावी, ब्यास, सतलज को बोला गया ईस्टर्न रिवर। तो इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से रिवर को ऐसे टैग कर दिया गया, 3 रिवर को वेस्टर्न रिवर, 3 रिवर को ईस्टर्न रिवर टैग किया गया। और ऐसा बोला गया, ये जो वेस्टर्न रिवर हैं, इसके पानी के ऊपर 100% हक जो होगा वो पाकिस्तान का होगा, और ये वाला जो एक्सक्लूसिवली यूज फॉर इंडिया। तो रावी, ब्यास, सतलज के पानी के ऊपर एक्सक्लूसिव यूज फॉर इंडिया होगा, ये एक्सक्लूसिव यूज फॉर पाकिस्तान होगा। एक्सेप्ट डोमेस्टिक यूज अगर कोई कर रहा है, या फिर जो है नॉन कंजम्पशन वाला कोई भी काम। नॉन कंजम्पशन का मतलब है इंडिया अगर इनके ऊपर डैम वगैरह बनाता है, बिजली बनाता है, क्योंकि हम पानी को कंज्यूम नहीं कर रहे, हम केवल बिजली बना रहे हैं, ठीक है। पानी को रोक के ग्रेविटी की वजह से केवल बिजली बना रहे हैं, तो डैम वगैरह बना सकता है इंडिया, ठीक है। पानी को इधर उधर डाइवर्ट नहीं कर सकता इंडिया, वो पानी क्योंकि पाकिस्तान को बिलोंग करेगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से ऐसा कुछ समझौता हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को सस्पेंड कर दिया कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए सस्पेंड है, तो अब हम ही यूज़ करेंगे ऐसा पानी। तो अभी डेडलॉक चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। हालांकि पानी का कब तक रोक सकते हैं, पानी को बीच बीच में रिलीज भी किया जा रहा है, रोका भी जा रहा है, रिलीज भी किया जा रहा है जैसे जैसे डैम भर रहे हैं, ठीक है। तो विच रिवर एक्सक्लूसिवली एलोकेटेड टू इंडिया, इंडिया के लिए कौन सी एलोकेट हुई है, रावी, ब्यास, सतलज, सी इसका आंसर होता है। अगर ये आता है एलोकेटेड टू पाकिस्तान, तो इंडस, झेलम और चेनाब जो था वो आंसर होता है इसका, ठीक है। 24 में आते हैं। हाँ, पीएम मित्रा स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। देखिए, पीएम मित्रा जो स्कीम है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, इसकी फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। पीएम मित्रा पार्क बोल रहे हैं ना। देखिए, टेक्सटाइल अपैरल, टेक्सटाइल और अपैरल में क्या फ़र्क होता है, टेक्सटाइल और अपैरल में क्या फ़र्क होता है। देखो, टेक्सटाइल हम बोलते हैं रॉ को, और अपैरल बोलते हैं फिनिश्ड कपड़े जो होते हैं, क्लोथिंग, उनको अपैरल हम बोलते हैं, ठीक है। APPAREL। तो ये सरकार क्या कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है, इसमें हम जो है प्रमोट कर रहे हैं अपने टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो इनकरेज हो,
वो ज़्यादा पैसा कमाए, उससे जड़े हुए लोगों की इनकम बढ़े, वो इसका मेन पर्पस है पीएम मित्रा स्कीम का। अब इस पीएम मित्रा स्कीम में दो उसमें डिवाइड किया गया है। सरकार ये बोल रही है एक तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड, और एक ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड। अब ग्रीन फील्ड का मतलब है कि बिल्कुल नया अगर टेक्सटाइल पार्क बनाना है न्यू, और ब्राउन फील्ड का मतलब ओल्ड, मतलब एग्जिस्टिंग जो हमारा है उसको डेवलप करना। मतलब एरिया डिफाइन कर लेगी सरकार जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी खूब सारी, वहाँ पर इंकरेज करेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ही जगह पे आए, या फिर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो टेक्सटाइल सेक्टर में काम करें, ठीक है, कपड़ा उद्योग जो बोलते हैं। तो ग्रीन फील्ड का मतलब बिल्कुल नया एरिया सेलेक्ट किया जाएगा, और सरकार उसमें ना ग्रीन फील्ड के लिए 800 करोड़ रुपए एलोकेट करेगी एक पार्क के लिए। कोई भी अगर ग्रीन फील्ड पार्क मित्रा जो टेक्सटाइल के लिए बनाया जाएगा तो सरकार 800 करोड़ खर्च करेगी। ब्राउन फील्ड जो कि एग्जिस्टिंग पार्क होगा जो पहले से बने हुए हैं, वहाँ पर 500 करोड़ रुपए एलोकेट करेगी सरकार, ताकि इंडिया की जो कंपनीज हैं एक ही पर्टिकुलर जगह पे टेक्सटाइल वाली कंपनी आके काम करें, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ में था। उसके अलावा हमारा क्वेश्चन नंबर 25, टेनियर ऑफ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन चार्टर का पार्ट है। तो यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है। कंट्री के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चलता है, ठीक है। और इसमें 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस, और सबकी सिटीजनशिप अलग अलग होती है। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कहाँ? हेग में है, द हेग नीदरलैंड्स, द हेग नीदरलैंड्स में उसका हेडक्वार्टर है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और कोई भी जज बनता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 9 साल के लिए बनता है, 9 ईयर्स के लिए। जैसे एक अभी इंडियन जज हैं दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज हैं दलवीर भंडारी। 2012 से 21 के लिए बने 9 साल, फिर 2021 से 30 के लिए दोबारा बने हैं, ठीक है। तो 9 साल हमारा आंसर हो जाता है सी इसका। क्वेश्चन नंबर 26, सयोनी दास जो कि रिसेंटली फर्स्ट एशियन वुमेन है स्विमिंग बिकॉज विद फेमस स्टेट, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आंसर है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है जैसे अफ्रीका है और यूरोप है, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर एंट्री पॉइंट है। इधर से इधर यूरोप है, ऊपर यूरोप और नीचे अफ्रीका, तो यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। और सबसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कंट्री है स्पेन, और इधर जो है अफ्रीका का यहाँ पर कंट्री है मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में भी बोल सकते हैं, या ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, ये नैरो वाटर स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो सी इसका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है ये रिलीज करता है IMF, ठीक है। तो IMF है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये ओवरऑल GDP ग्रोथ के बारे में बताता है कि ग्लोबल ग्रोथ क्या रहेगी, अलग अलग कंट्री की GDP ग्रोथ कितना रहेगी। तो IMF ये सारी रिपोर्ट सबमिट करता है, तो हर साल इसकी रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट आती रहती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF की। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।